हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले डीबीएमएस के लिए सेट नंबर 1। सो लेट्स बिगिन। So the first question is, consider a B plus and minus tree index to be built on the attribute student ID of a table students with the following properties. The length of the attribute student ID is 10 bytes. The size of each child pointer is 14 bytes. The size of each disk block is 470 bytes. With the given information, what is the best choice for the order of a non-leaf nodes of the B plus minus tree? अब यहाँ पे जब वो नॉन लीफ नोड्स बोल रहा है तो नॉन लीफ नोड्स हमारी कौन सी होती है? इंटरनल नोड्स होती है, जिसमें हमारे पास में 2 चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, तो नॉन लीफ नोड्स को अब मैं इंटरनल नोड्स ही बोलूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। सो दीज आर इंटरनल नोड्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारा बी प्लस माइनस ट्रीज होते क्या है। तो जब मैं बी प्लस माइनस ट्रीज की बात करती हूँ तो एक ऐसा बैलेंस ट्री होता है जो कि हमारी डेटाबेस में इंडेक्सेस को स्टोर करता है। सो बी प्लस माइनस ट्री ये एक बैलेंस ट्री है। इट इज अ बैलेंस ट्री which store indexes in databases। तो हमारा ये इंडेक्स स्टोर करता है। अब इसमें हमारे पास में एक तो लीफ नोड्स होती है और एक इंटरनल नोड्स होती है। लीफ नोड्स हमारी ऐसी नोड्स होती है जिसमें चिल्ड्रंस नहीं होते जिसके पास में। इसमें अगर मैं बात करती हूँ लीफ नोड्स की हमारी, तो लीफ नोड्स में हमारे पास में क्या होता है ना, जो भी एक्चुअल हमारी कीज होती है, कीज की जो वैल्यूज होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हमारे सारे के सारे लीफ नोड्स में सेव होते हैं। सो लीफ नोड्स हमारी क्या स्टोर करती है? दी स्टोर actual key values or record pointers। And when I talk about the internal nodes or non-leaf nodes, so यहाँ पे हम non-leaf nodes लिख देते हैं और ब्रैकेट में हम internal डाल देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि मतलब क्वेश्चन में तो नॉन लीफ नोड्स बोला हुआ है, यहाँ पे वो इंटरनल नोड्स करा रही है। इसलिए दीज आर इंटरनल नोड्स ओनली। तो ये हमारी एक ऐसी मतलब नोट्स होती है जो कि हमारी सिर्फ कीज को स्टोर करती है और चाइल्ड के पॉइंटर्स को स्टोर करती है। जो भी हमारे नेक्स्ट दूसरे नोट्स होते हैं उनके चाइल्ड के पॉइंटर्स को स्टोर करती है। इसमें हमारी कोई भी एक्चुअल की वैल्यूज बिल्कुल भी स्टोर नहीं होती है इंटरनल नोट्स में। और अगर आपने मेरी समरी वाली वीडियो देखी होगी वीक नंबर 9 की, तो मैंने आपको बी प्लस माइनस ट्रीज वहां पे भी पढ़ाया था। दे स्टोर कीज, कीज को स्टोर करते हैं एंड व्हाट दे एल्स, दे स्टोर चाइल्ड पॉइंटर्स। अब इस क्वेश्चन ने हमें पूछा क्या है ना, तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान तो सिर्फ नॉन लीफ नोड्स पे देना है। तो क्वेश्चन इज, विद द गिवन इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द बेस्ट चॉइस फॉर द ऑर्डर ऑफ द नॉन लीफ नोड्स। अब हमें ऑर्डर ऑफ द नॉन लीफ नोड्स बताना है। तो अब ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर हमारा होता है जो भी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं ना एक कोई भी लीफ के पास में, तो वो होता है। अब यहाँ पे हम नॉन लीफ नोड्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं कोई भी इंटरनल नोड में अंदर। ठीक है, ऑर्डर इज maximum number of children an internal node can have। अब यहाँ पे ऑर्डर भी हमने बात कर ली। अब अगर हमारा ऑर्डर, मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा ऑर्डर एक एम है, तो हमारे जो चाइल्ड नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स की जब बात होगी तो वो तो ऑर्डर के इक्वल आ जाएंगे, बट जब मेरे नंबर ऑफ कीज की बात होगी तो वो आ जाएंगे हमारे ऑर्डर -1। तो ये हमारा एक कोर रूल होता है बी प्लस माइनस ट्री का। इफ द ऑर्डर इज एम, इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स तो हो जाएंगे एम। ऑर्डर के इक्वली होते हैं हमारे जितने भी चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कीज
इट इज ऑर्डर -1। तो ये आपका कोर रूल है। अब हमारे जो इंटरनल नोड्स है वो m-1 कीज को स्टोर करती है एंड m चाइल्ड पॉइंटर्स को स्टोर करती है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास में नंबर ऑफ कीज कितनी है। तो नंबर ऑफ कीज का साइज दे रखा है कि द साइज ऑफ ईच एट्रीब्यूट इज स्टूडेंट बाइट्स, मतलब हमारी जो स्टूडेंट आईडी है इट इज वर्किंग एज अ की, तो उसकी साइज हमारे पास में 10 बाइट्स दी हुई है एंड हमारे पास में जो चाइल्ड पॉइंटर्स की जो साइज दे रखी है वो दे रखी है कि हमारे साइज ऑफ ईच चाइल्ड पॉइंटर्स इज 14 बाइट्स। तो अगर हमारे पास में सारी साइजेस है तो उन साइजेस को यूज करके हमको क्या निकालना है, टोटल साइज निकालना है उसका। तो टोटल साइज क्या हो जाएगा, सो टोटल साइज इज इक्वल टू, हमारे पास में चाइल्ड पॉइंटर्स एंड वो कितने बाइट स्टोर कर सकती है उतना है, तो वो हमारे 14 बाइट स्टोर कर सकती है चाइल्ड पॉइंटर्स, प्लस हमारे पास में नंबर ऑफ कीज एंड वो कितने बाइट स्टोर कर सकते हैं हम उनको ऐड करवा देंगे। तो m-1 एंड हमारा हर एक की कितने बाइट स्टोर कर सकते हैं, 10 बाइट्स को स्टोर कर सकती है। अब ये हमारा जो भी साइज है एक डिस्क के अंदर भी तो फिट आना चाहिए। अब यहाँ पे उसने डिस्क की भी कंडीशन दी हुई है कि द साइज ऑफ ईच डिस्क ब्लॉक इज 470 बाइट्स। तो मतलब हमारा ये जो भी आंसर आना चाहिए इट शुड बी लेस देन या इक्वल टू 470, क्योंकि डिस्क में स्टोर करवाने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 470 हो सकती है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करवा लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 14m प्लस 10m माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 470। तो यहाँ से जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो m विल बी लेस देन या इक्वल टू 20। वाई इज इट्स नॉट वर्किंग। अब आप बोलोगे इसके आगे क्या करना है, तो अब आगे देखो इसने बोला है बेस्ट चॉइस। अब यहाँ पे जब भी हम बेस्ट चॉइस लेते हैं ना तो बेस्ट चॉइस में हम सबसे मैक्सिमम ऑर्डर होता है ना वो ले लेते हैं बेस्ट चॉइस में। तो यहाँ पे हमारा m का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, तो m का हमारा यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 20 हो सकता है, क्योंकि इट इज लेस देन इक्वल टू 20। तो मैक्सिमम ऑर्डर कैन बी 20 एंड मिनिमम ऑर्डर कैन बी लेस देन 20। तो बेस्ट चॉइस में हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर होता है ना हम उस ट्री का वो ले लेते हैं, ताकि हमारा जो ट्री की हाइट है ना वो एकदम रिड्यूस में रहे। सो यहाँ पे हमारी जो m ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 20 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अप्रोच करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। Okay, so the next question is consider a log of a transaction as shown below where the immediate database modification scheme is used। अब immediate modification scheme हमारी कैसी स्कीम होती है जिसमें हमारे जो भी चेंजेस होते हैं ना वो डेटाबेस में लिखे जाते हैं बिना कमिट हुए भी। अब अगर मेरे जो चेंजेस है अगर बिना कमिट हुए हुए वो डेटाबेस में लिखे जा रहे हैं तो एज अ रिजल्ट उसका क्या होगा कि हमारे पास में डेटाबेस में अनकमिटेड डेटा भी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। So the question is, suppose the transaction failed before step 5, then which of the following is true। अब यहाँ पे हमारे पास में एक ब्लॉक टेबल दी हुई है जिसमें हमारा स्टेप 1 पे जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हुआ था, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 पे मैं A, B एंड C वैल्यूज को अपडेट करवा रही हूँ एंड देन मेरा 5th स्टेप पे मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा का पूरा कमिट हो गया। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन में फेलियर आया वो स्टेप 5 से पहले ही आ गया। तो जब भी हमारे ट्रांजैक्शन में कमिट होने से पहले ही फेल हो जाता है तो हमें सारे जो ट्रांजैक्शंस के अपडेट है उसको अंडू करवाना पड़ता है। और अगर हमारे ट्रांजैक्शन में फेल अगर कमिट के बाद में आता है कि मतलब कमिट हो गया उसके बाद में हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हुआ तो उसमें मुझे बस रीडू करवाना पड़ता है। बट यहाँ पे हमारा कमिट होने से पहले ही हमारा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो हमें को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सारे के सारे जो भी अपडेट्स है उसको अंडू करवाना पड़ेगा। एंड अंडू करवाने के साथ साथ में अब मेरा यहाँ पे इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन भी यूज हो रहा है तो अंडू के साथ साथ में मुझे अबॉर्ट का भी रिकॉर्ड उसमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल डू द अंडू, कि मैं अंडू कर दूंगी सारे रिकॉर्ड्स, अंडू ऑल द रिकॉर्ड्स। एंड सेकेंड स्टेप पे मैं क्या करूंगी कि मेरा अबॉर्ट का एक जो रिकॉर्ड होता है ना मैं उसको भी राइट करवाऊंगी। सो राइट अबॉर्ट रिकॉर्ड। अब अंडू क्या करेगा, अंडू हमारी ओल्ड वैल्यूज को रिस्टोर करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ओल्ड वैल्यूज आपको पता चलेगी कि 1000 से मैं उसको अपडेट करवाती 700 पे, बी की वैल्यू को 600 से मैं 450 पे अपडेट करवा रही थी। बट अब मेरे को अंडू करना है तो अंडू क्या करेगा, हमारी सारी की सारी जो भी ओल्ड वैल्यूज है उसको रिस्टोर कर देगा। तो चलो सारी की सारी ओल्ड वैल्यूज को रिस्टोर करवा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि T1 हमारा अंडू करेगा तो अंडू एंड लॉग रिकॉर्ड्स हो जाएंगे हमारे।
और अंडू होने के साथ साथ में हमारी सारी जो वैल्यूज होगी ना पुरानी पुरानी, तो ए का हमारा 1000 हो जाएगा, बी का हमारा वैल्यू हो जाएगा 600 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 800 एंड उसके साथ साथ में मेरे को एक अबॉर्ट का भी स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में सी की इसने वैल्यू को क्या किया, अंडू किया है। हमें पूरी की पूरी टेबल में जितने भी हमारे कमिट्स हुए हैं उन सब में अंडू करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ए 1000, बी 600, सी 800 एंड टी1 अबॉर्ट, यहाँ पे रीडू हो रहा है, हमें रीडू नहीं करवाना है, अंडू करवाना है। टी1 अंडू एंड लॉग रिकॉर्ड्स ए 1000, 600, 800 अबॉर्ट आर रिटन आउट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हम अंडू करवा रहे हैं हमारे सारे लॉग रिकॉर्ड्स को एंड हमारी जो भी पुरानी पुरानी वैल्यूज है उसको रिस्टोर करवा देंगे एंड हम उसमें एंड में हमारा जो अबॉर्ट का स्टेटमेंट है वो भी लिख देंगे। तो ये सारा रिटन आउट, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग मंथली बैकअप शेड्यूल यूज्ड बाय अ कंपनी। तो हमारे पास में यहाँ पे एक बैकअप शेड्यूल दिया हुआ है कोई भी कंपनी का। डे 1 पे हमारा फुल बैकअप हो रहा है, डे 2 पे हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप हो रहा है एंड डे 7 पे हमारे पास में डिफरेंशियल बैकअप्स हो रहे हैं। तो पहले आप इन बैकअप्स के बारे में समझ लो कि फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप का मतलब क्या होता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फुल बैकअप, तो फुल बैकअप में हमारे पास में सब कुछ उसमें प्रेजेंट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वो चेंज इंक्लूड कर रहा है या वो सब चीजें कंटेन करेगा अपने अंदर। फुल बैकअप हमारा एज अ बेस काम करता है। एज अ बेस क्यों काम करता है, क्योंकि हमारे जब भी हम रिकवरी करते हैं ना, तो रिकवरी हमारी फुल बैकअप से ही स्टार्ट होती है कि हमारा लास्ट फुल बैकअप कौन से डे पे था, तो वहीं से वो हमारा जहां पे भी हमारा लास्ट फुल बैकअप था वहां से हमारा जो है वो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये एज अ बेस काम कर रहा है कि हाँ यहाँ पे फुल बैकअप था, इसके जस्ट उसी डे से आप स्टार्ट कर दो हमारी रिकवरी को। तो ये हमारा एज अ बेस हो गया। सेकेंड हमारे पास में इंक्रीमेंटल बैकअप आता है, जो कि हमारा सिर्फ जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को कंटेन करेगा एंड इसमें हमारी जो रिकवरी होती है ना, तो सारे जो भी हमारे इंक्रीमेंटल्स होते हैं बेस के बाद में उनको हम सब लोडेड करवाते हैं। अब आपका बेस क्या होगा, तो बेस आपका होगा डिफरेंशियल बैकअप। अब डिफरेंशियल बैकअप हमारे सिर्फ जो भी चेंजेस होते हैं लास्ट फुल बैकअप से, उसमें हम देखते हैं कि हमारे टोटल डिफरेंशियल बैकअप्स क्या है, तो वो सिर्फ वही चेंजेस इंक्लूड करती है अपने अंदर। और ये जो है हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप्स पे डिपेंड नहीं करते एंड इसका हम रिकवरी कैसे करते हैं, तो हम जो भी लेटेस्ट हमारा डिफरेंशियल होता है वो हमारा लोड करवा देते हैं। तो अब डिफरेंशियल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप का मैंने आपको बताया जैसे कनेक्शन है कि हमारे जो भी इंक्रीमेंटल बैकअप होते हैं उसको हम लेते हैं कि सारे जो भी डेटाबेस हमारे लोड होते हैं सारे उसके बाद में। तो हमारे डिफरेंशियल बैकअप हम देखते हैं कि हमारा लास्ट लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप कौन से डे पे था, जिस डे से हमारा वो डिफरेंशियल बैकअप था उसी डे से हम हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप का जो है ना वो चेंजेस इंक्लूड करने लग जाते हैं रिकवरी के टाइम पर। तो अब क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो द क्वेश्चन में पूछा है कि इफ अ फेलियर अकर्स ऑन द 12th डे ऑफ अ मंथ बिफोर द बैकअप फॉर द डे हैज बीन कंप्लीटेड, हाउ मेनी बैकअप सेट्स वुड हैव बीन लोडेड फॉर अ फुल रिकवरी। कि फुल रिकवरी के लिए हमें टोटल कितने बैकअप सेट्स लगे होंगे। तो अब फुल रिकवरी हमें करवानी है, तो आप देखो काम कर लो कि 12th डे पे तो हमारा बैकअप बिल्कुल हुआ ही नहीं था, तो 12 डे से पहले पहले आप सारे बैकअप्स को देख लो। अब हमारा बेस कौन काम करेगा कि हमारा लास्ट फुल बैकअप कौन से डे के लिए था, उस डे से मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो हमारा जो लास्ट बैकअप था वो डे 1 पे था जो कि फुल बैकअप था, तो ये हमारा एज अ बेस काम कर रहा है। तो फुल बैकअप आप यहाँ पे लिख दो कि फुल बैकअप मेरे पास में टोटल 1 है। अब इंक्रीमेंटल तो मैं काउंट कर नहीं सकती क्योंकि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल के लेटेस्ट डिफरेंशियल मेरा कहाँ पे हो रहा है। तो पहले मैं डिफरेंशियल बैकअप देखती हूँ। तो डिफरेंशियल बैकअप देखो, एक तो मेरा डे 7 पे हो रहा है और यहाँ पे बीच में और कहीं भी नहीं हो रहा। अब डेट 12 पे हो रहा है, पर डे 12 वाला तो हमारा फेल हो गया। तो हमारा जो लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप है वो डे 7 पे हुआ। अब मैंने आपको बोला हमारा जो इंक्रीमेंटल बैकअप है जिस भी डेट से हमारा जो डिफरेंशियल बैकअप हो जाता है, तो रिकवरी जब भी हम इंक्रीमेंटल बैकअप्स की करते हैं तो डिफरेंशियल बैकअप्स के बाद में ही देखते हैं। तो हम जो भी मतलब हमारे जो भी इंक्रीमेंटल्स होंगे ना वो हम देखेंगे डे 7 से डे 11 तक की टोटल हमारे कितने इंक्रीमेंटल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल इंक्रीमेंटल 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 इंक्रीमेंटल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 4 इंक्रीमेंटल्स आ गए और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया। यहाँ पे आपको डे नहीं लिखना, आपको लिखना है डिफरेंशियल बैकअप टोटल कितना है। अब फुल रिकवरी के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को हमारे जो भी बैकअप सेट्स हैं उनको हम ऐड करवा देंगे। तो हम इनको जब ऐड करवाएंगे तो विल गेट द आंसर एज 6। सो इसका आंसर हमारा 6 हो गया। बस आपको ये समझने की देरी थी कि हम जब भी रिकवरी करवाते हैं ना उसमें वापस से मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप देखो कि हमारा लास्ट फुल बैकअप कौन से डे से हुआ था और कितना हुआ था। तो हमारा लास्ट फुल बैकअप डे 1 पे हुआ था, तो हमारे एफ क्या
वैल्यू जो है वो 1 हो गया। फिर आप क्या करो कि आप देखो कि हमारा डिफरेंशियल बैकअप कौन से डेट से हो रहा है और जो भी हमारा लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप होता है। अब मानो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ कि 13 डे पे हमारा बैकअप हुआ, तो मतलब यहाँ पे 13 डे से पहले पहले मेरे को सारा देखना पड़ेगा। तो हमें डिफरेंशियल बैकअप में मेरे को बोला है कि लेटेस्ट जो भी मेरा डिफरेंशियल बैकअप होता है मैं वो लेती हूँ। तो मैं मेरा लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप कौन सा होता है, 12th वाला होता। तो यहाँ पे भी 1 वैल्यू आती है, बट मैं लेटेस्ट उसको 12 इसलिए लेती क्योंकि मेरे को इंक्रीमेंटल्स काउंट करने होते हैं। तो उस केस में जब मैं इंक्रीमेंटल्स काउंट करती तो डे 12 से डे 13 में कोई भी एक इंक्रीमेंटल नहीं है, डे 13 पे इंक्रीमेंटल है बट वो फेल हो गया, तो हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंटल की जो वैल्यू होती वो 0 हो जाती। तो ऐसे समझो कि पहले आपको बुल बैकअप के पास में डिफरेंशियल बैकअप ढूंढना है, लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप आपको ढूंढना है। लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप से आप जो भी हमारा बैकअप से डेट की पहले की डेट होगी ना कि यहाँ पे हमारा जो फेल्ड हो गया था, उससे पहले पहले आपके जो भी बैकअप्स होंगे ना उनमें आपको देखना है कि हमारे टोटल उसमें कितने इंक्रीमेंटल बैकअप है। तो डिफरेंशियल के बाद में आपके टोटल जितने भी इंक्रीमेंटल बैकअप होंगे फेलियर से पहले आप उसको काउंट कर लोगे नंबर ऑफ बैकअप्स को, एंड फुल रिकवरी के लिए हम इन सारे जो भी बैकअप सेट्स हैं उनको ऐड करवा देंगे। ये बहुत ईजी है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप मैंने 2 बार समझाया है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे भी मैसेज करके, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा प्रोडक्ट कैटेगरी, चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी। अब एसक्यूएल क्वेरी आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हो। देखो जो भी वीक 1 से 8 वाले क्वेश्चन होंगे ना मैं उनको ज्यादा नहीं करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी क्वेरीज हमने ऑलरेडी डीबीएमएस ओपीपी का जब दिया था एग्जाम तो उसमें हमने ये सारी क्वेरीज ही लिखी है, तो ऑफकोर्स हमें आती ही होगी। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आपको आती होगी जो भी आपने क्वेरीज लिखी है, तो प्लीज अच्छे से वो क्वेश्चन कर लेना। क्वेरीज के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी ऊपर और है नीचे। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द हैश फंक्शंस गिवन बिलो। तो हमारे पास में यहाँ पे हैश फंक्शन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द हैश फंक्शन दैट कैन जनरेट यूनिक हैश वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्च की वैल्यूज। अब यहाँ पे आपको हैश फंक्शंस दे दिए और आपको यहाँ पे सर्च की वैल्यूज दे दी। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को डाल डाल के अब हैश फंक्शन क्या करता है, हमारा हर एक हैश वैल्यू देता है जो इंडेक्स होती है, हर एक के लिए वो इंडेक्स काम करती है। तो यूनिक हैश वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी जो भी कीज हो उनको एक यूनिक इंडेक्सेस मिले। ऐसी कोई भी 2 कीज नहीं होनी चाहिए जो कि हमारी सेम इंडेक्स पे चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन फंक्शंस में डाल डाल के चेक करना है कि हम जब इनको डालेंगे तब हमारी कौन सी ऐसी ऐसे कौन सा फंक्शन है जो हमें यूनिक इंडेक्सेस देगा हर एक की के लिए। तो चलो फंक्शन h1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में nmod 5 है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट की है मेरे पास में 15, तो 15 मॉड 5 करते हैं। 15 मॉड 5 विल गिव मी व्हाट 0। सो यहाँ पे हमारा पहला तो 0 इंडेक्स पे आ गया, तो ये हमारा 0 पे चला गया। सेकंड हमारे पास में है 27, तो 27 को करो 27 मॉड 5, तो 27 मॉड 27 mod 5 will give me 2। तो मतलब हमारा ये जो 27 है ये सेकंड इंडेक्स पे चला गया। तो 15 हमारा 0 इंडेक्स पे है, 27 हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। अब 34 के लिए चेक करो, तो 34 mod 5 ये हमारा फोर्थ इंडेक्स देगा। 22 के लिए चेक करो, 22 mod 5 ये हमारा सेकंड इंडेक्स दे रहा है। अब देखो 22 का वापस से हमारे पास में सेकंड इंडेक्स आ गया, जबकि सेकंड इंडेक्स पे मेरा 27 है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि यूनिक हैश वैल्यूज मिलनी चाहिए, मतलब यूनिक इंडेक्सेस मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे तो यूनिक नहीं मिल रही है, तो ये वाला फंक्शन तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैश का। अब दूसरा चेक करते हैं। चलो तो दूसरा हमारे पास में एन स्क्वायर प्लस 1 मॉड 7। अब एन स्क्वायर करना है तो इसका 15 का पहले स्क्वायर करो, फिर 15 का स्क्वायर करते हैं पहले हम। तो 15 का हमने क्या करा दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास में 225 आ गया। और 225 में हमें 1 ऐड करवाना है, तो 1 ऐड करवाओ 225 प्लस 1, सो विल गेट इट एज 226। अब उसका मॉड 7 करना है, तो 226 मॉड 7 will give me what, will give me 2। तो मतलब मेरा जो 15 है वो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इट इज ऑन दी सेकंड इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड ताकि इजी रहे। फिर बात आती है हमारे 27 की, तो 27 का स्क्वायर करके प्लस 1 करो। सो लेट्स डू इट। 27 का जब मैं स्क्वायर करूंगी और इसमें जब मैं प्लस 1 करूंगी तो आई विल गेट इट एज 730, एंड 730 मॉड 7 विल गिव मी
2। तो यहाँ पे 27 का वापस से 2 आ गया, तो मतलब 15 और 27 तो एक साथ में इंडेक्स पे बैठेंगे, और हैश फंक्शन को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, काम का नहीं रहा। अब थर्ड फंक्शन पे आ जाओ, तो थर्ड फंक्शन हमारे पास में है कि 3n+3 mod 20। अब इसमें mod 20 हमें करना है, 3n+3 करना है, तो 15 × 3 करो पहले, तो 15 × 3 = 45, तो 45 में +3 ऐड कराओ, तो 45 में +3 ऐड कराएंगे तो 48, 48 में आपको क्या करना है, mod 20 लेना है, तो 48 mod 20, तो ये हमारा 15 जो है वो 8th इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, 15 हमारा 8th पोजीशन इंडेक्स पे है। अब 27 × 3, तो ये हमारा 81 हो गया, +3 ये हमारा 84 हो गया, इसको मॉड कितना लेना है, 20, तो ये हमारा 4th इंडेक्स पोजीशन हो गया। तो एक तो हमारा 8th इंडेक्स पोजीशन पे, एक हमारा 4th इंडेक्स पोजीशन पे। अब 34 के लिए चेक करते हैं, तो 34 × 3, ये हमारे पास में 102 आया है, इसमें हमें क्या करना है, 3 ऐड करवाना है, तो 3 ऐड करवा दो, तो इट इज विल बी 105, मॉड 20 हमें लेना है, तो यहाँ पे मॉड और 20, तो ये हमारा 5th इंडेक्स पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे हम 5th लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 22, तो अभी तक तो देखो सबको यूनिक यूनिक मिल रही है, तो 22 × 3 विल गिव मी 66 +3 विल गिव मी 69, 69 एंड मॉड हमारे पास में 20, तो यहाँ पे हमारे पास में 9th इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। तो देखो अभी तक तो पूरी, अब ये लास्ट 18 बची, अगर 18 को भी यूनिक मिल गई तो ये हमारा हैश फंक्शन ये यूनिक वैल्यूज दे देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा 18, तो 18 × 3, इसमें हमारे पास में +3 और इसका फिर आप मॉड ले लीजिए, मॉड 20, तो ये हमारा हो गया 17th। ये गलत तो नहीं करा मैंने, एक सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 3 × 18 will give me 54. Now 54 + 3 will give me 57. 57 mod 20 will give me 17। इसका एकदम इंडेक्स पोजीशन अलग है ना, मतलब सीधा 17th इंडेक्स पे इसको डाल दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में ऐसी कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं है जो कि एक साथ में कोलाइड कर रही हो, मतलब सारी की सारी हमें हमारी जो कीज है उनको हर एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू मिल गई। तो अगर हर एक को यूनिक इंडेक्स वैल्यू मिल गई तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा H3 हो जाएगा। और इसमें हमें 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक MCQ क्वेश्चन है, MSQ क्वेश्चन नहीं है, तो हमारा जो H3 है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट ये देखो वापस से आपको एक क्वेरी का आ गया कि एसक्यूएल क्वेरीज आपको दी हुई है कि फर्स्ट नेम में हमारा अगर जे स्टार्ट्स होना चाहिए एंड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स तो उसमें होनी चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब है कि 6 तो होनी चाहिए, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 6 होने चाहिए, 6 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो अगर उसने एटलीस्ट बोला है तो पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने डैश 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 दिए हुए हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स है, तो हमें तो एटलीस्ट 6 तो चाहिए ही ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास में एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स में इसने आगे यहाँ पे ये लगा दिया, तो इसका ये परसेंटेज का साइन का मतलब होता है कि हमारे पास में इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम डाल सकते हैं। तो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स के बाद में मेरे पास में टोटल कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये आप ऐसे आराम से कर सकते हो। फिर हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने, ये सारे अभी हम ओपीपी एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस थे, एंड आई होप ओपीपी एग्जाम भी अच्छा गया होगा आप लोगों का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शंस आर इन द स्टैटिक हैशिंग द साइज ऑफ द हैश टेबल रिमेन्स फिक्स्ड व्हिच मे लीड टू ओवरफ्लो और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इन डायनेमिक हैशिंग। तो ये हमारा पूरा हैशिंग के बारे में, तो पहले जान लेते हैं कि हमारा हैशिंग होता क्या है। तो हैशिंग हमारे एक हैश फंक्शन को यूज करता है जो कि हमारी हर एक कीज को मैप करवाती है हर एक वैल्यूज के साथ में, एंड जो भी वो वैल्यूज होती है वो हमारी एक मैप होती है एक बकेट नंबर से, जिसमें हमारी उस बकेट में उस कीज की जो है वैल्यूज हमें मिलेगी। तो हैशिंग ये होती है। अब हैशिंग हमारे पास में 2 टाइप्स में होती है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक हैशिंग एंड सेकंड वन इज द डायनेमिक हैशिंग। तो स्टैटिक हैशिंग में हमारे पास में क्या होता है ना, इसमें बहुत फिक्स नंबर ऑफ बकेट्स होती है, मतलब मेरे पास में एक ऐसे फिक्स नंबर ऑफ कीज ही आ सकती है जिसका मैं जो वैल्यूज है बकेट्स में डाल सकती हूँ, एंड हर एक की को एक डिफरेंट बकेट मिलती है। अब आप बकेट को ऐसे भी समझते हो जैसे हमने आगे क्वेश्चन किया था अभी हैश फंक्शन वाला, तो उसमें हम इंडेक्सेस यूज कर रहे थे। तो बकेट्स जस्ट हमारे इंडेक्सेस नंबर ही है जिसपे वो प्लेस पे हमारी जो की जो वैल्यू है वो चली जाती है। अब स्टैटिक हैशिंग में अब अगर हमारे पास में अगर फिक्स नंबर ऑफ बकेट्स है तो उसमें इशू हमारे पास में ये आता है कि वो कभी भी ओवरफ्लो कर सकती है, कि अगर नंबर ऑफ कीज हमने ज्यादा ले ली और उसमें फिर हमारे पास में बकेट्स खत्म हो गई, तो उसका इशू क्या आएगा कि इसमें हमारे पास में ओवरफ्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड उसमें कोलिशंस भी इतने सारे हो जाएंगे। तो इसलिए फिर हमारे पास में आती है डायनेमिक हैशिंग। तो डायनेमिक हैशिंग में हमारे पास में कोई भी नंबर ऑफ बकेट्स का जो साइज है वो फिक्स नहीं होता है, कि आप कितनी भी बकेट्स चाहो आप उतनी ले सकते हो, इसलिए इसका नाम होता है एक्सटेंडेबल हैशिंग।
अब इसमें अगर आप बोलोगे कि इसमें क्या इशू नहीं आता ओवरफ्लो का या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये वह डायनेमिक हैशिंग जो है ना वो अपने आप को स्प्लिट करने का, और अगर उसमें जो हमारे पास में अगर वैल्यूज ज़्यादा हो जाए तो वो अपने आप को डबल भी कर लेती है। तो डायनेमिक हैशिंग के पास में ये पावर है। तो डायनेमिक हैशिंग हम जब यूज़ करते हैं जब हमें खुद को नहीं पता होता है कि इसमें हमारे पास में कितनी नंबर ऑफ कीज होगी, तब हम डायनेमिक यूज़ कर लेंगे ताकि हमारी ये जो ओवरफ्लो और कोलिशंस की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर दे हमारा डायनेमिक हैशिंग। बट अगर मुझे बताया कि आपके पास ये फिक्स नंबर ऑफ कीज एंड इसी को करवाना है, तो अगर मेरे पास में फिक्स नंबर ऑफ कीज है तो मैं इसमें स्टैटिक हैशिंग का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इन स्टैटिक हैशिंग द साइज ऑफ द हैश टेबल रिमेन्स फिक्स विच मे लीड टू ओवरफ्लो और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा स्टैटिक हैशिंग में यही होता है कि इसमें नंबर ऑफ साइज जो होती है वो बकेट का साइज जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन, इन डायनेमिक हैशिंग द हैश टेबल ग्रोज एंड श्रिंक्स डायनेमिकली एज द डेटा इंसर्टेड और डिलीटेड। तो हाँ, हमारा जो डेटा चलो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, इन स्टैटिक हैशिंग द साइज ऑफ द हैश टेबल रिमेन्स फिक्स। तो हमारी जो स्टैटिक हैशिंग है उसमें जो टेबल का साइज रहता है वो तो एकदम फिक्स रहता है। तो ये एकदम सही बोल रहा है कि एंड विच में लीड टू ओवरफ्लो और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये एकदम करेक्ट है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। इन डायनेमिक हैशिंग द हैश टेबल ग्रोज एंड श्रिंक्स डायनेमिकली एज डेटा इंसर्टेड और डिलीट। तो जैसे जैसे हम डेटा इंसर्ट करवाते हैं या डिलीट कराते हैं तो हमारा जो टेबल है वो ग्रो करता रहता है, और अगर उसको स्ट्रिंग भी करना होगा तो वो हो सकता है। तो ये भी एकदम करेक्ट है डायनेमिक हैशिंग के बारे में। नेक्स्ट इज, स्टैटिक हैशिंग इज मोर एफिशिएंट फॉर एप्लीकेशंस वेयर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टैटिक हैशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है जब हमारे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टैटिक हैशिंग है वो अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तो फिक्स नंबर ऑफ बकेट्स होती है। तो हम ये काम का जब ही है जब हमारे पास में जो साइज होगी वो फिक्स होगी। तो ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, डायनेमिक हैशिंग डज नॉट हैंडल कोलिशंस इफेक्टिवली कंपेयर टू स्टैटिक हैशिंग। अब हमारा जो स्टैटिक हैशिंग है उसकी वजह से ही तो हमारे पास में कोलिशंस आ जाते हैं, और डायनेमिक हैशिंग हमारा क्या करता है ना, कोलिशन को रिड्यूस कर देता है। अब आप बोलोगे रिड्यूस कैसे करेगा, तो अगर वो हमारा बकेट्स को स्प्लिट करवा रहा है तो अगर बकेट स्प्लिट हो रही है तो उसमें कोलिशन होने की कोई चांसेस ही नहीं है। अगर कोलिशन के चांसेस नहीं है तो वो हमारा डायनेमिक हैशिंग कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। Okay, so the next question is, consider the instance of a relation R which among the following functional dependencies set can be inferred from the given information। तो functional dependencies हमारा वीक 1 से 8 का ही टॉपिक था, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। functional dependencies हमारी ऐसी सेट होती है कि अगर किसी भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को जा रही है, मतलब अगर एरो शो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल या उस एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे मुझे बोला है कि मैं P की हेल्प से Q की सारी वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो लेट्स चेक इट आउट। तो देखो P1 से मैं Q1 को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, P2 से मैं Q2 को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, अभी तक यूनिक चल रहा है। P3 से मैं Q3 को कर रही हूँ, P1 से वापस Q1 है तो ये भी यूनिक ही होगा कि P1 से मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, दैट इज Q1, कोई चेंज नहीं आया। P4 से मुझे Q4 मिल रहा है, बट यहाँ पे वापस से मेरा P2 आ गया एंड P2 से इस बार मुझे Q की वैल्यू Q2 नहीं Q1 मिल रही है। तो मतलब मुझे P2 दो वैल्यू देगा Q की, दैट इज Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे मुझे कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिली, और अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिली तो ये हमारी फंक्शन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो सामने गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते ताकि आराम से समझ में आए। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है कि PQ से हम R की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं यूनिकली। तो देखो P1 और Q1 से R1 मिल रहा है, P2 से Q2 से R2 मिल रहा है, P3 Q3 से R3 मिल रहा है, P1 Q1 से हमें R1 मिल रहा है, P4 Q4 से R4 मिल रहा है, P2 Q1 से हमें R2 मिल रहा है। मतलब मेरे को सारी जो R की वैल्यूज है वो यूनिकली मिल रही है, किससे, अगर मैं P और Q के दोनों को साथ में कंबाइन करके कर रही हूँ तो तब तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है। नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है S से P की। अब S देखो तो S में हमारे पास में S1 और S1 दो बार है, तो S1 में देखो आपको P की कौन सी वैल्यूज मिल रही है, तो S1 में भी हमें P की P1 मिल रही है और S1 में भी हमें P की दूसरी जो वो भी P1 ही मिल रही है। नेक्स्ट इज हमें S2 के लिए चेक करते हैं। तो S2 के लिए देखो P2 मिल रहा है एंड यहाँ पे S2 के लिए यहाँ पे भी P2 मिल रहा है, तो अभी तक तो एकदम करेक्ट है। फिर S3 जब चेक करेंगे तो S3 से मुझे P3 मिल रहा है
एंड S4 से मुझे P4 मिल रहा है, तो ये भी, इससे भी मेरे को सारी P की जो वैल्यूज है वो यूनिकली मिल रही है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप PR की हेल्प से Q की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब Q की वैल्यूज देखते हैं, क्या हम P और R की हेल्प से क्या Qs को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या। तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो देखो, अब हमारे पास में क्या लेना है, P और R लेना है। तो मैंने P1 और R1 लिया तो मुझे Q1 ही मिला। P1 और R1 एक और जगह है जहाँ पे भी हमें Q1 ही मिल रहा है, तो ठीक है, ये तो बन रही है। अब P2 और R2 देख लो, तो P2 और R2 से हमें Q2 मिल रहा है और P2 R2 से यहाँ पे देखो हमें Q1 मिल रहा है। तो मतलब अगर मैं P2 और R2 साथ में ले रही हूँ तो मुझे Q की दो वैल्यूज मिल रही है, दैट इज Q2 एंड Q1। तो ये हमें यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज P2R, कि P से आप R की वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि क्या हम P से R की वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या। तो देखो, P1 से मेरे को R1 मिल रहा है, P1 और क्या है, यहाँ दोनों से मुझे R1 ही मिल रहा है। P2 से R2 एंड P2 से R2 यहाँ पे भी मिल रहा है। P3 से R3, P3 और कहीं नहीं है। अब P4 से R4, मतलब हाँ, P से तो मैं R की वैल्यूज को क्या है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज Q से S, Q से मैं S की वैल्यूज को कर सकती हूँ। तो देखो Q1 तीन जगह है हमारे, एक Q1 में मुझे S1 मिल रहा है, दूसरे में भी S1 मिल रहा है, बट तीसरे Q1 में मुझे S2 मिल रहा है। तो मतलब मुझे Q1 S1 देता देता किस पे आ गया, S2 पे आ गया। तो मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज PQ से हम R, तो PQ से R अभी हमने ऊपर देखा एकदम सही है। नेक्स्ट इज PR से S, तो PR से S वाला हमने अभी तक चेक नहीं किया है, तो लेट्स चेक इट आउट। तो P और R से देखते हैं क्या हम S की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको वापस से एक बार मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो P R से S है ना, ठीक है, ओके। P1 R1 से हमें S1 मिल रहा है, P1 और R1 से वापस से S1 मिल रहा है, तो P1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब P2 और R2 से हमें S2 मिल रहा है और P2 और R2 से वापस से S2 मिल रहा है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। अब P3 चेक करो, तो P3 और R3 से हमें S3 मिल रहा है और कहीं नहीं है, और P4 और R4 से हमें S4 मिलता है। मतलब मेरा जो P और R है उससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ मेरे S को, तो ये अब तक तो सही है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि P से मैं R को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो अभी ऊपर वाले ऑप्शन में हमने देखा था कि मैं P से R को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, तो ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इज Q S से मैं R को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो अब Q और S को देखो, तो Q हमारे पास में देखो Q1 और Q1 दो जगह है, Q1 तीन जगह है, तो Q1 तीनों में S1 और S2 है। तो ठीक है, हमारा जब Q1 S1 के साथ में जब जुड़ रहा है तब हमें R1 ही मिल रहा है, और हमारा जब Q1 S2 के साथ जुड़ रहा है तब हमें R2 मिल रहा है। ठीक है, यूनिक है अभी तो। फिर Q2 हमारा जब S2 के साथ में जुड़ेगा तब हमें R2 मिलेगा। ठीक है, ओके फाइन, Q2 और S2 साथ साथ में जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना, एक बार वो Q1 को S2 से जोड़ रहा है, दूसरी बार में वो Q2 को S2 से जोड़ रहा है। तो ये हमारे पास में यूनिक वैल्यू ही दे रहा है दोनों, भले ही S2 साथ साथ में जुड़ के हमें हमारे पास में वैल्यू सेम आ रही है, बट हमारे पास में Q1 और Q2 डिफर कर रहे हैं ना, तो उससे मैटर करता है। Q1 Q2 देख लिया, अब Q3 देखो, तो Q3 और S3 हमें R3 दे रहे हैं और Q4 और S4 हमें R4 दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं सारी वैल्यूज को क्या है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So the next question is, consider the employee table given below। तो हमारे पास में एक employee table है। Which of the following relational algebra expressions correctly retrieves the name of the employee working in the IT department who earn more than 70,000। अब हमें यहाँ पे ये relational algebra के expressions को use करना है। तो relational algebra के expressions में हमारे पास में आता है पहले सिग्मा। सिग्मा हमारा यूज होता है सिलेक्शन के लिए, एंड ये हमारी रोज को फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये हमारे रोज को फिल्टर करता है कि मुझे कुछ सेलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करवाना है, यहाँ पे मुझे रिट्राइव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द आईटी हु अर्न्स मोर देन 70,000। तो मतलब मुझे ऐसे आईटी डिपार्टमेंट के लोग चाहिए जो कि 70,000 से ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरे फिल्टर रो को ये लगाऊंगी मैं सिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में सिंबल जो आता है वो आता है पाई। पाई इज यूज फॉर प्रोजेक्शन, एंड ये मेरा प्रोजेक्शन क्या करता है, कॉलम को सिलेक्ट करना है कि मेरे को कौन से कॉलम को है वो जो डिस्प्ले करवाना है। सो इट सेलेक्ट्स कॉलम।
तो हमारे पास में कॉलम कौन सा सिलेक्ट करना है, नेम वाला। तो नेम वाला कॉलम अब कहाँ कहाँ देखो, सब जगह बाहर नेम वाला कॉलम है। तो अब यहाँ पे इसने पाई सेलेक्ट कॉमा नेम कॉमा सैलरी, अब हमें सैलरी सेलेक्ट नहीं करनी, मतलब सैलरी को शो नहीं करना है, सिर्फ नेम चाहिए उन बंदों के जिसकी जो सैलरी है वो 70,000 से ज्यादा है। तो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया। चलो पहले सेकेंड हम देखते हैं कि अब हमारा जो सिलेक्शन वाला है वो कैसे लगेगा। तो देखो सिग्मा डिपार्टमेंट, हमें आईटी डिपार्टमेंट के लोग चाहिए जिनकी जो सैलरी है वो 70,000 से ज्यादा है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर आई डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी फॉर ऑल द सैलरीज ग्रेटर देन 70,000 एम्प्लॉय टेबल में से। तो ये वाला एकदम करेक्ट स्कीमा हो गया, ये तो गलती हो गया यहाँ। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज पाई नेम डिपार्टमेंट आईटी और सैलरी ग्रेटर देन से। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला वी, अगर हमने वी सीधा करके लिखा होता है ना तो इसका मतलब और होता है, बट यहाँ पे हमें दोनों ही कंडीशन चाहिए कि पहला तो वो आईटी डिपार्टमेंट से होना चाहिए, सेकंड वो हमारा 70,000 अर्न करना चाहिए। और अगर आपके पास में उल्टा वी आता है तो वो आपका एंड शो करता है। तो यहाँ पे देखो उल्टा वी था तो मैंने यहाँ पे एंड शो की दोनों कंडीशन यहाँ पे वो फिल्टर उसकी बेसिस पे ही वो हमारी रोज को फिल्टर करेगा। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बट यहाँ पे इसने और कर दिया कि मतलब या तो आईटी डिपार्टमेंट का हो या उसकी सैलरी 70,000 से हो, उसका नेम शो कर देना, नहीं हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। फोर्थ ऑप्शन इज पाई नेम सैलरी ग्रेटर देन 70,000 और उसने ब्रैकेट में डाल के लिख दिया कि हमारा सेलेक्ट डिपार्टमेंट जिसका आईटी हो वो एम्प्लॉय वाले सारे सेलेक्ट कर दो। तो ये वाला भी हमारा एकदम करेक्ट रिलेशनल स्कीम है। उसने बस आईटी को अंदर डाल दिया एंड सैलरी को हमने बाहर रख दिया। तो पहले हमारी यहाँ से रोज फिल्टर होकर आएगी, फिर यहाँ पे और हो जाएगी, फिर उन सारी रोज में जो भी हमारे नेम्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एकदम इजी था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा फॉर यूनिवर्सिटी सिस्टम। स्टूडेंट में हमारे पास में स्टूडेंट एक रिलेशन है, टेबल है, उसमें हमारे पास में 4 एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी नेम एज एंड डिपार्टमेंट। इन द सेम वे कोर्स एंड एनरोलमेंट भी हमारे पास में 2 टेबल्स है जिसमें हमारे पास में 4 एंड 3 एट्रीब्यूट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रिलेशनल एल्जेब्रा टीआरसी और टीआरसी एक्सप्रेशन। अब हमारा टीआरसी एक्सप्रेशन होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस, इट इज टपल रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। और इसमें हमारी यहाँ पे टपल लिखते हैं हम, यहाँ पे हमारा टपल आता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो भी कंडीशन होती है हम वो लिख देते हैं। तो अगर ये किसी को नहीं आता है टपल रिलेशनल कैलकुलस तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आपको एकदम ऐसे डीप में पढ़ना है टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, कैसे उसमें हम वैल्यूज़ को जो है इंसर्ट करवाते हैं, तो आप जाकर मेरी क्विज 1 की जो वीडियो है डीबीएमएस के लिए सेट नंबर 1 या 2 में मैंने आपको ये सॉल्व करवाया होगा, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डीआरसी में भी मैंने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। तो चलो हमें इसमें या तो रिलेशनल एल्जेब्रा चूज करना है या फिर हमें टपल रिलेशनल कैलकुलस का एक्सप्रेशन जो है वो चूज करना है। टू फाइंड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड आर टेकिंग कोर्सेज विद मोर देन 3 क्रेडिट्स। अब वो एनरोल किस में कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, उसके जो क्रेडिट्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए और ऐसे ही हमें नेम चाहिए उन स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने केस कॉलम सेलेक्ट कर लो नेम वाला, जिसमें हमारा जो डिपार्टमेंट होना चाहिए वो तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए एंड हमारे जो क्रेडिट्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। एंड यहाँ पे हमने एनरोलमेंट कोर्सेज और जो भी स्टूडेंट है इन तीनों को ज्वाइन करवा दिए ताकि ये अपने आप है ना नेचुरल ज्वाइन होते रहे, जो भी हमारी एनरोलमेंट कोर्स आईडी या स्टूडेंट आईडी जैसे भी वो अपने आप में ज्वाइन हो सके वो हो सके। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास में आता है कि टी डॉट नेम, यहाँ पे हमारे पास में टपल का नेम दे दिया है, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू एनरोलमेंट एंड फॉर ऑल ई सी बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी, ठीक है। सबकी कोर्स आईडी चूज करिए एंड उसमें डिपार्टमेंट भी हमारा कंप्यूटर साइंस डाल दिया एंड क्रेडिट्स टू बी सेम। तो ये वाला जो हमारा टीआरसी का एक्सप्रेशन है ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, अब यहाँ पे इसने ये क्रॉस लगा दिया। अब हमारा जब भी हम रिलेशनल कैलकुलस करते तो हम क्रॉस ज्वाइन को हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारा जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। तो यहाँ पे ये वाला क्रॉस नहीं लगेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट इज ई एस स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कोर्स डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे इसने इसको ज्वाइन ही नहीं करवाया। तो अगर हम ज्वाइन ही नहीं करवाएंगे हमारे कोर्स और स्टूडेंट डॉट एनरोलमेंट वाले टेबल को तो हमारे पास में टी डॉट स्टूडेंट नेम एस नेम और ये क्रेडिट्स कैसे हमें मिलेगा और डिपार्टमेंट भी कैसे पता चलेगा। तो इसने ज्वाइन नहीं करा है तो इसके ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास में स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। ये हमारे पास में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दे रखा है। सो द स्टेटमेंट इज अ बैंक कैन प्रोवाइड मोर देन 1 एटीएम मशीन। अब हमारा ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। वेट लेट मी चेक इट, यस मल्टीपल सेलेक्ट ही है।
तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ बैंक कैन प्रोवाइड मोर देन वन एटीएम मशीन। तो अब देखो बैंक हमारा क्या प्रोवाइड कर सकता है, एक से ज्यादा एटीएम मशीन। तो यस बिल्कुल, यहाँ पे एरो भी उसकी तरफ ही जा रहा है कि एटीएम मशीन प्रोवाइड्स बैंक। तो बैंक हमारे पास में यहाँ पे जिसकी टूवर्ड्स भी एरो जाता है, अगर एक साइड में एरो होता है तो ये हमारा होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप। एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप में जिस भी एरो जिसकी टूवर्ड्स पॉइंट आउट करता है तो वो चीज़ हमारी दूसरी चीज़ को हम कितनी भी प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज एन एटीएम कार्ड इज यूज बाय ओनली वन कस्टमर। तो देखो अब एटीएम कार्ड और कस्टमर के बीच में क्या है, क्या एरो है, यस। तो कस्टमर तो एक ही है, एटीएम कार्ड हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं। तो एटीएम कार्ड कैन बी यूज बाय ओनली वन कस्टमर, ये मैं कह सकती हूँ। बट अ कस्टमर कैन हैव मेनी एटीएम कार्ड्स, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एरो हमारा एक जगह ही जा रहा है, तो कस्टमर तो एक ही होगा। तो अ कस्टमर एन एटीएम कार्ड इज यूज ओनली बाय वन कस्टमर। थर्ड स्टेटमेंट इज अ कस्टमर कैन यूज ओनली वन एटीएम कार्ड। अ कस्टमर कैन यूज ओनली वन एटीएम कार्ड। अब देखो यहाँ पे एटीएम कार्ड के टूवर्ड्स भी वो एरो नहीं है, तो मतलब ये आता है कि कस्टमर कैन यूज मेनी एटीएम कार्ड्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक ही एटीएम कार्ड यूज करे। तो ये वाला जो ऑप्शन है एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन इज एन एटीएम कार्ड कैन बी इंसर्टेड इन मेनी एटीएम मशीन्स। एन एटीएम कार्ड कैन बी इंसर्टेड इन मैनी एटीएम मशीन। अब यहाँ पे देखो ये हमारा एटीएम कार्ड और यहाँ पे एटीएम मशीन के बीच में कोई भी एरो नहीं है, मतलब ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमारी एटीएम कार्ड कैन बी इंसर्टेड इनटू एनी एटीएम मशीन एंड एटीएम मशीन कैन बी यूज फॉर एनी एटीएम कार्ड। ठीक है, तो कोई भी एटीएम मशीन हमारी कोई भी दूसरे कार्ड के लिए यूज हो सकती है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केड्यूल एस इज गिवन एज। हमारे पास में एक कोई स्केड्यूल है जिसमें हमें ये सारे स्केड्यूल्स दिए हुए कि पहले मैं ए को राइट कर रही हूँ, थर्ड ट्रांजैक्शन में मैं ए को राइट कर रही हूँ, देन सेकंड ट्रांजैक्शन में भी मैं ए को रीड कर रही हूँ, देन सेकंड ट्रांजैक्शन में मैं ए को राइट कर रही हूँ वापस से। तो ये ऐसे हमारे 3 ट्रांजैक्शंस है, T1, T2 एंड T3। अब उसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, द स्केड्यूल एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। स्केड्यूल एस कैन बी टू फेज लॉकेबल। Two-phase lockable schedules are always serializable schedules. A schedule S is not view serializable. तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारा conflicting serializability क्या होती है। तो conflicting serializability जो हमारी है वो बेस्ड होती है स्वैपिंग एंड नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस पे। अब मैं कब कहती हूँ कि मेरी जो 2 ऑपरेशंस है वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो हमारे पास में रूल्स होते हैं कि हमारे 2 ऑपरेशंस एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करेंगे अगर वो सेम ट्रांजैक्शन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, सॉरी वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन को बिलोंग करेंगे। सेकेंड, वो हमारे जो डेटा आइटम जो एक्सेस कर रहे हैं वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमारे जो ट्रांजैक्शंस है वो कन्फ्लिक्ट कर लेंगे। और अगर उस ट्रांजैक्शन में हमारे पास में एक भी राइट वाला ऑपरेशन हो रहा है तो हम 110% वो ऑपरेशन जो है वो कन्फ्लिक्ट करेंगे ही करेंगे। अब कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का मैं टेस्ट कैसे करूंगी, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि हमारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कितने हैं। जो भी हमारे पास में कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आ जाएंगे उनकी हेल्प से हम एक डिपेंडेंसी ग्राफ फॉर्म करेंगे एंड उन ग्राफ में देखेंगे कि क्या हमारे ग्राफ में एक साइकिल फॉर्म हो रही है या नहीं। अगर उसमें एक साइकिल फॉर्म नहीं हो रही होगी एंड सारे इंडिविजुअली अपने एक स्ट्रेट लिंक्ड लिस्ट की तरह चल रहे होंगे, तो वील से दैट द स्केड्यूल इट्स कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बट अगर हमारे पास में ग्राफ में साइकिल फॉर्म हो गई तो हमारा जो स्केड्यूल है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। सो यहाँ पे हम 2 ऑपरेशंस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम चेक कर लेंगे कि कौन से ऑपरेशंस है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 ऑपरेशंस लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में ट्रांजैक्शन थर्ड एंड ट्रांजैक्शन सेकंड का रीड एंड राइट वाला ऑपरेशन है। तो यहाँ पे वी हैव कि हमारा एक ट्रांजैक्शन में तो वो राइट कर रहा है एंड सेकंड में वो हमारा यहाँ पे रीड कर रहा है, ट्रांजैक्शन सेकंड रीड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक भी हमारा राइट ऑपरेशन होगा तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा, तो ये दोनों हमारे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो हमारे T3 एंड T2 तो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो T3 से T2 हमारी एक एज बन गई एंड T3 हमारे एंड T2 हमारी एक नोड 2 नोड्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास में ऑपरेशन है W2 एंड W3, तो W2 A एंड W3 B। अब यहाँ पे भी हमारे पास में दोनों ही राइट ऑपरेशंस है, तो ये दोनों भी कन्फ्लिक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में T3 से ट्रांजैक्शन 2 से ट्रांजैक्शन 3 पे जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन 2 एंड ट्रांजैक्शन 3 की हमारे पास में ऑलरेडी एक एज फॉर्म हुई हुई है, तो हमें वापस एक एज फॉर्म नहीं करनी है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास में है W3 एंड W1। सो W3 एंड W1 जो है ये दोनों भी ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो इनकी एज हमारी क्या बन जाएगी, T3 से T1। अब मैं इसका एक डिपेंडेंसी ग्राफ बनाती हूँ। डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे बनेगा कि T3 और T2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, T3 एंड T1 एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारी ये जो ग्राफ है इसमें बिल्कुल भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, और अगर साइकिल फॉर्म नहीं
नहीं हो रही है तो हमारा ये जो स्केड्यूल है वो एकदम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज स्केड्यूल एस कैन बी टू फेज लॉकेबल। अब ये टू फेज लॉकेबल क्या होता है? तो टू फेज लॉकेबल हमारे पास में गारंटी देता है कि हमारा जो स्केड्यूल होगा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पास करेगा। अब वो तो हमने देखा कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पास कर रहा है, बट हमारे टू फेज लॉकिंग में टू फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रोइंग फेज एंड सेकंड वन इज द श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में वो क्या करता है, वो लॉक को अक्वायर करता है एंड वो रिलीज नहीं कर सकता है हमारे ग्रोइंग फेज के अंदर। बट अगर हमारे पास में वो श्रिंकिंग फेज में, तो श्रिंकिंग फेज में वो लॉक को अक्वायर नहीं कर सकता बट उसे रिलीज कर सकता है। अब हमारे पास में आपने अगर मेरी जो मैंने वीक वाइज समरी वीडियोज डाली थी, वीक 10 में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे लॉक्स में भी टू टाइप्स के लॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द शेयर्ड लॉक एंड सेकंड वन इज द एक्सक्लूसिव लॉक। तो शेयर्ड हमारा एस होता है एंड एक्सक्लूसिव हमारा एक्स होता है। ठीक है, अब हमारा जो शेयर्ड लॉक होते हैं ना, वो मल्टीपल डेटा सेट्स पे लग सकते हैं, बट हमारे जो एक्सक्लूसिव लॉक है वो मल्टीपल डेटा सेट्स पे नहीं लग सकते, वो एक सिर्फ सिंगल डेटा सेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एंड शेयर लॉक हमारा सिर्फ यूज होता है रीडिंग के लिए, तो शेयर्ड लॉक इज यूज फॉर रीडिंग, एंड हमारा जो एक्सक्लूसिव लॉक है वो यूज होता है राइटिंग के लिए। तो रीडिंग के लिए तो हमारा एस लॉक है एंड राइटिंग के लिए हमारे पास में एक्स लॉक है। तो एक्स फॉर राइटिंग एंड एस फॉर रीडिंग। तो ये दो आपको बातें भी याद रखनी थी। और अगर अभी तक किसी ने वीक वाइज समरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखना, उधर मैंने और अच्छे से आपको समझाए ये सारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस एंड सब। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा ये टू फेज लॉकेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट लॉक लग जाएगा हमारे ट्रांजैक्शन T3 में। ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी को राइट कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 2 और ट्रांजैक्शन 1 हम ऐसे साइड में लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन 3 है वो तो राइट कर रहा है ए बी और सी को, राइट्स ए बी एंड सी। ट्रांजैक्शन T2 है वो हमारा रीड कर रहा है ए को, रीड्स ए, और क्या कर रहा है, राइट कर रहा है ए को। तो ये दो काम कर रहा है हमारा, रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है। ट्रांजैक्शन T1 हमारा सिर्फ राइट कर रहा है सी को। तो अब पहले हमारा ट्रांजैक्शन T3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट में ऊपर क्या है, W3 है, तो W3 में हमारा क्या है, लॉक लग जाएगा। यहाँ राइटिंग हो रही है तो हमारे यहाँ पे X लॉक लगेगा, तो मतलब हमारे W3 ने लॉक लगा दिया है अपने आप को। तो मतलब ट्रांजैक्शन T3 वाला जो ट्रांजैक्शन है वो अब लॉक हो चुका है। अब लॉक होने के बाद में सेकेंड स्टेप पे क्या हो रहा है कि हमारा जो R2 है वो रीड कर रहा है A को। अगर वो रीड कर रहा है तो इसमें तो हमारे पास में शेयर्ड लॉक लगेगा, तो R2 हमारा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो R2 हमारे यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे वाई हैव रिटन 3, इट इज ए, तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे भी ए लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। तो इन दोनों में अभी तो सेम चल रहा है। यहाँ पे हमारा शेयर्ड लॉक लग गया। R2 के बाद में हमारे पास में W2 है। अब W2 A में, अब यहाँ पे हमारे सेकेंड ट्रांजैक्शन को अब लॉक लगा रहे हैं और हम X लॉक लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन 3 में वापस से B डेटाबेस आ रहा है। अब अगर एक बार मैंने कोई ट्रांजैक्शन को लॉक कर दिया है तो वो एक बार सारे डेटा आइटम्स को एक्सेस करेगा, उसके सारे अपडेट्स को लिखेगा, उसके बाद में ही वो लॉक को छोड़ेगा। तो अगर ये W3 है तो W3 में मैंने ऑलरेडी लॉक लगा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मेरे को लॉक लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक तो अभी तक कोई भी लॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मैंने इसको रिलीज कर दिया लॉक को। अभी तक मैंने कोई भी लॉक रिलीज नहीं किया है। फिर W3 वापस से C को एक्सेस कर रहा है, तो अगर W3 एक बार में C को एक्सेस कर रहा है तो ऑफकोर्स उसने पहले A को एक्सेस किया, फिर वो B को एक्सेस करेगा, अब C को करेगा, तो उसने अभी तक लॉक नहीं हटाया। देन हमारे पास में W1 आ जाता है, तो W1 में भी हमारा X लॉक लग गया। तो हमारे ऐसे कोई भी लॉक्स नहीं, मतलब स्केड्यूल्स में ऐसे कोई भी लॉक नहीं लगे कि जिसमें हमने एक भी ट्रांजैक्शन से लॉक हटाया। हमारे सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है वो हमने लॉक्स में ही रखे एंड ऐसे कोई भी स्केड्यूल ने प्रॉब्लम नहीं दी कि जिसमें हमें एक भी दूसरे ट्रांजैक्शन को रिलीज करना पड़े। तो हमारे ये जो स्केड्यूल है वो टू फेज लॉकेबल भी है। फिर ये लिख रहा है दैट टू फेज लॉकेबल स्केड्यूल्स आर ऑलवेज सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स। तो यस, हमारे जो टू फेज लॉकेबल स्केड्यूल होते हैं वो ऑलवेज दे आर ऑलवेज सीरियलाइजेबल। नेक्स्ट इज स्केड्यूल एस इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। अब अगर आपको याद होगा
तो मैंने आपको कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जब पढ़ाया था वीक 10 की समरी में, तो मैंने आपको वहाँ बोला था व्यू सीरियलाइजेबल हमारा इनिशियल रीड, इनिशियल राइट एंड फॉर्म्स बेसिस में होता है, एंड इसमें ये हमें गारंटी देता है कि अगर मेरा सीरियलाइजेबल इफ इट इज कन्फ्लिक्टिंग देन वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो स्केड्यूल है वो कन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल है, तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होना चाहिए, बट हियर इट इज रिटन दैट इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, तो ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर यू हैव अ फाइल इन योर हार्ड डिस्क ऑफ साइज 1000 KB, सीक टाइम ऑफ योर हार्ड डिस्क read head is 3 millisecond and rotational speed is 30,000 rotation per minute. The disk has 200 sectors per track and 512 bytes per sector. Considering the fact that the file data is stored in non-consecutive sectors, how much time will be required to read the whole file after a read request is made? तो हमें यहाँ पे मिली सेकेंड में ही आंसर वापस से निकालना है। तो इसको हम स्टेप वाइज करें तो जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ आपको उसी स्टेप में चलना है। तो पहले आपको क्या करना है कि हमारा जो रोटेशनल टाइम जो आपको दिया हुआ है ना, कि जो रोटेशन पर मिनट में फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले आप उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। तो हमारा टाइम पर रोटेशन क्या हो जाएगा? सो टाइम पर रोटेशन इज इक्वल्स टू 30,000, नहीं 60/30,000 होगा ना, 60/30,000। तो इसका जब मैं इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करूंगी तो आई विल गेट इट एज 2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 मिली सेकेंड टाइम पर रोटेशन आ गया। अब वीक 5 to 8 का ये टॉपिक है हमारा, एंड हम जब भी टाइम पर रोटेशन लेते हैं ना, हम उसका हमेशा एवरेज टाइम लेते हैं कि एवरेज रोटेशनल लेटेंसी से वो कितनी चल रही है। तो इसका एवरेज रोटेशनल लेटेंसी ले लो, तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी हमारा कितना हो जाएगा? 2/2। एवरेज लेते हैं तो बाई 2 ही करते हैं, तो यहाँ पे 2/2, तो यहाँ पे हमारे पास में एवरेज रोटेशनल लेटेंसी 1 मिली सेकेंड हमारे पास में आ गई है। अब हम ट्रांसफर रेट निकालेंगे डिस्क का। तो ट्रांसफर रेट निकालने के लिए हमारा एक पूरा जो फुल रोटेशन है वो 2 मिली सेकेंड्स में हो रहा था। यहाँ पे हमने टाइम पर रोटेशन निकाला, वो पूरा 2 मिली सेकेंड में हो रहा था। अब ये क्या कर रहा है, हमारा फुल रोटेशन टोटल कितने सेक्टर्स को रीड कर रहा है? तो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था कि ये हमारा 200 सेक्टर्स को रीड कर रहा है। तो हर एक सेक्टर में हमारे पास में अगर 512 बाइट्स है तो हमारा डेटा रीड पर रोटेशन कितना हो जाएगा? तो डेटा रीड पर रोटेशन इज इक्वल्स टू 200, और हमारे टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 512 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो विल गेट इट एज 102400 बाइट्स। अब ये तो सिर्फ हमारे पास में डेटा रेट पर रोटेशन आया। अब ट्रांसफर रेट भी तो हमें निकालना पड़ेगा इसका, कि हमारे 2 मिली सेकेंड्स में कितना ट्रांसफर रेट हुआ है डिस्क में। तो ट्रांसफर रेट विल बी 102400 बाई 2 विच विल गिव मी 51200 बाइट्स पर मिली सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर रेट भी निकाल दिया। अब मेरा जो फाइल का साइज है वो बाइट्स में है, निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मुझे 1000 KB दे रखा था, तो इसको मेरे को बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1000 इंटू 1024 विल गिव मी 102400 बाइट्स। तो ये मैंने इसको बाइट्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अब ट्रांसफर टाइम पूरा एंटायर फाइल का, अभी मैंने ट्रांसफर रेट निकाला था, अब हम ट्रांसफर टाइम निकालेंगे पूरी एंटायर फाइल का। तो ट्रांसफर रेट ऑफ एंटायर फाइल इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 102400 अपॉन व्हाट? 51,200 51,200। तो ये यहाँ पे से हमारे पास में आंसर आएगा 20 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे 20 मिली सेकेंड्स हमारा ट्रांसफर रेट आ गया पूरी फाइल का। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम इज नथिंग बट टोटल टाइम इज इक्वल्स टू सीक प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी टाइम प्लस द ट्रांसफर टाइम। तो हमारे पास में सीक क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल था जो कि 1 है। एवरेज रोटेशनल हमने 1 निकाली थी एंड ट्रांसफर फाइल टाइम हमारे पास में कितना आया है? 20 आया। तो हमारे पास में टोटल टाइम जो आएगा वो आ जाएगा 24 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो 24 है वो
आंसर हो जाएगा। ये आपका अभी वीक 9 से 12 का टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने आपको जस्ट फटाफट बता दिया, अज्यूमिंग दैट कि आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ सिस्टम यूजिंग द लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। द सिस्टम हैज मेन मेमोरी बफर विथ फ्लो सॉर्ट्स एंड द पेज रेफरेंस सीक्वेंस इज एज फॉलोज। तो हमारे यहाँ पे मेन जो पेज सीक्वेंस फॉलो ऐसा हो रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेज मिसेस दैट इज द पेज फॉल्ट्स ड्यूरिंग दिस सीक्वेंस। अब हमारा जो पेज फॉल्ट होता है ना, तो पेज फॉल्ट में आपको याद रखना है कि हमारा पेज फॉल्ट में जब वो बोल रहा है तो मतलब वो पेज हमारी मेमोरी के अंदर नहीं है, तब वो हम पेज फॉल्ट करते हैं। तो पेज फॉल्ट द पेज विच इज नॉट इन द मेमोरी। तो अब इसमें हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी का यूज करेंगे। लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी कहती है कि आपने जो सबसे लास्ट डेटा आइटम एक्सेस किया था ना, आपका जब मेन बफर पूरा फुल हो जाए उसके बाद में आपने जो सबसे लास्ट वाला पेज जो यूज किया ना, आप उसको ही रिमूव करेंगे। तो हम अब देखते हैं कि हमारे इसमें टोटल कितने पेजेस जो है मेमोरी में नहीं थे, तो यहाँ पे ही कर लेते। तो 3 तो हमारा मेमोरी में नहीं था, क्योंकि 3 मैंने जस्ट अभी डाला, तो वो मेमोरी में कैसे नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पेज फॉल्ट यहाँ आ गया। सेकंड हमारा 4 भी फॉल्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये भी मेमोरी में नहीं था। मेमोरी में मेरे पास में टोटल 4 स्लॉट्स है, तो 4 में तो मैं आराम से ऐसे डाल सकती हूँ। 1 भी नहीं था, तो 1 में भी मेरा फॉल्ट आ जाएगा। अब वापस से यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 तो मेरा ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट है, तो इसको मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास में 2। अब 4 मेरा अगर ऑलरेडी प्रेजेंट था तो मैं उसको नहीं डालूंगी, तो मेरा यहाँ पे 2 जो है वो 4th प्लेस पे आएगा। तो 2 अगर मेरा 4th प्लेस पे आएगा तो ये भी मेरा पेज फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 भी मेरी मेमोरी में नहीं था। तो हमारे पास में फाइनल जो देखो, मैं इसको ऐसे मैं लिख देती हूँ, तो 3 4 1 2, तो ये अभी तक हमारे पास में ये मेमोरी बफर बन गया है। अब मेमोरी बफर में अब मुझे लीस्ट रिसेंटली यूज वाला जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है वो यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास में 3। तो 3 मेरे पास में ऑलरेडी है, तो 3 में मेरा क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। 1 भी मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 में भी मेरे पास में क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। 4 मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 4 में भी मेरा हिट हो जाएगा। फिर वापस से हमारे पास में 2 आ गया, तो 2 भी मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी हिट हो जाएगा। देन 3 भी मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 भी मेरा हिट हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास में फॉल्ट्स कितने आए हैं, तो टोटल मेरे पास में 1 2 3 4 फॉल्ट्स आए हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। Okay, so the next question is consider the given log records at an instance of time. हमारे पास में log records दिए हुए हर एक instance time के instance पे। The question is suppose there is a system crash after the last log record. हमारे last log record के बाद में क्या हुआ, system जो है वो crash हो गया। ठीक है, तो अगर system हमारा crash हो गया है तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा वो जो transaction है, तो ये पहले question बता देती हूँ। Then what will be the value of the expression b minus a plus c minus d based on the value stored on the disk at that point. तो हमें b minus a एंड c माइनस डी की वैल्यूज निकालनी है। अब b माइनस ए और c माइनस डी क्या है, ये हमारे जो ट्रांजैक्शंस में जो डेटाबेसेस है वो सारे, जिसको हम ना अपडेट, उनकी वैल्यूज को अपडेट करवा रहे हैं, देन हम वो ट्रांजैक्शन जिस इंस्टेंस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है वो है। तो अब आपको सिर्फ इसमें एक रूल लगाना है कि अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट हो गया होगा, अगर वो कमिटेड ट्रांजैक्शन है तो उसमें हमें उसको क्या करवाना पड़ेगा, हमें उसको रीडू करवाना पड़ेगा। तो वी हैव टू रीडू इट। और अगर हमारे पास में वो जो ट्रांजैक्शन है वो अनकमिटेड है, इफ इट इज अनकमिटेड, तो हमारे पास में अनकमिटेड ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को हमें अंडू करवाना पड़ेगा। तो बस इन 2 रूल से आप इजीली ए बी एंड सी डी की वैल्यूज निकालेंगे। तो चलो पहले ए की वैल्यूज निकालते हैं। तो वेरिएबल ए की जब मैं बात करती हूँ, तो वेरिएबल ए में मेरे पास में देखो वो स्टार्ट हो रहा है हमारे टाइम 0 पे। टाइम 0 पे स्टार्ट हो रहा है हमारा ए, एंड हमारा जो टाइम उसका कमिट हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो कमिट हमारा जो है क्रैश से पहले ही आ गया। तो अगर हमारा कमिटेड ट्रांजैक्शन है तो उसमें मेरे को क्या कराना पड़ेगा, रीडू करवाना पड़ेगा। तो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल 200 हो जाएगी। तो ए इज इक्वल्स टू 200। रीडू में तो हम न्यू वैल्यूज होती है वही डालते हैं, अंडू में हम जो पुरानी वैल्यूज होती है वो ले लेते हैं। अब जब मैं वेरिएबल बी की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमने ए की बात कर ली, अब वेरिएबल बी की बात करते हैं। तो वेरिएबल बी हमारा देखो, वेरिएबल बी में हमारे पास में क्या हो रहा है, वेरिएबल बी कब से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम 1 पे हमारा जो वेरिएबल बी है वो स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम 1 पे जब हमारा वेरिएबल बी चल रहा है, तो हमारा टाइम 1 पे वेरिएबल बी खत्म कब हो रहा है, तो देखो टाइम 1 हमारा कभी एंड हुआ ही नहीं है, वो स्टार्ट हो गया है बट एंड नहीं हुआ है। तो अगर वो एंड नहीं हुआ है तो मतलब वो हमारा एक अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है। तो वेरिएबल बी की वैल्यू हमारे पास में जो है वो पुरानी ही रहेगी, दैट इज 300। तो बी इज इक्वल्स टू हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इट इज़ 400। 300 तो हमारी जो रीडू वाली होती तब होता, क्योंकि 300 तो हमारी अपडेटेड वैल्यू है, 400 हमारी पुरानी वैल्यू है। अब आता है हमारा वेरिएबल सी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएबल सी, तो वेरिएबल सी
हमारा देखो वेरिएबल सी t0 पे स्टार्ट हो गया और वो कमिट भी हो चुका है हमारा वेरिएबल सी, टाइम 0 पे वो कमिट भी हो चुका है। अब हमारा जो वेरिएबल सी है वो टाइम t2 पे वापस से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम t2 पे उसकी जो न्यू वैल्यूज है उसको हमें देखना पड़ेगा, एंड हमारा जो t2 टाइम पे है वो भी कमिट हो चुका, मतलब ट्रांजैक्शन t2 है वो भी कमिट हो गया है। तो अगर ट्रांजैक्शन t2 कमिट हो गया है तो हमें वेरिएबल सी को रिडू करवाना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1000। व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएबल डी, तो वेरिएबल डी में आप देखो तो वेरिएबल डी हमारा जो है टाइम t2 पे कब स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो वेरिएबल डी है तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम t1, और t1 हमारा कमिट नहीं हुआ है तो वो चल रहा है। एंड एक और जगह कहीं डी है दैट इज t2, t2 हमारा ऑलरेडी कमिट हो चुका है, तो हम डी की वही वैल्यू लेंगे जो अभी कमिट हो गई है, तो हमारी कमिटेड वैल्यू में हमें क्या करना पड़ता है, उसको रीडू करवाना पड़ता है। तो डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 700। अब इन सब की वैल्यूज आ गई तो b माइनस ए प्लस सी माइनस डी कर दो, तो b माइनस ए हो जाएगा 400 माइनस 200 प्लस c माइनस डी, तो 1000 माइनस 700। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 500। तो यहाँ पे 500 हमारा आंसर हो गया, सिंपल। बस आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस देखने थे जो भी कमिटेड वाले थे, उसमें से आपको वैल्यूज को ये बस पता होना चाहिए कि कब हमें अंडू करवाना है और कब हमें रीडू कराना है। अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन है क्रैश से पहले कमिट हो चुका है तो उसको आपको सिर्फ रीडू करवाना है, बट अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो अनकमिटेड है तो हमें उसको अंडू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंसिडर द रिलेशन एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज ऑफ आर निकालनी है। तो ये मैंने आपको वीक 5 से 8 वाले जो PYQ सॉल्व करवाए थे उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसके हम 2 की पावर m डाल देते हैं। m हमारे वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे एज ए की तरह काम नहीं कर रहे हैं, मेन की तरह। तो आपको इसमें से अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से आपको मेन जो कीज होती है आपको वो ढूंढनी है। जो भी कीज बचेगी हमारी वो हमारी m की वैल्यूज हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास में या तो 6 कीज है, तो 6 कीज में से अब आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो एज अ की बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती, मतलब उसकी हेल्प से मैं मेरे दूसरे वेरिएबल्स को डिराइव नहीं कर सकती हूँ। वो सारी आप वैल्यूज निकाल के इसे सब्ट्रैक्ट करवा दोगे तो वो 2 की पावर m बन जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। Next is consider the following schedule S with 5 transactions, transaction 1, 2, 3, 4 and 5. S1 schedule हमें दे रखा है where R1A denotes the read operation by transaction T1 on data time A. W1 denotes the write operation by transaction T1 on a data item A. What is the possible number of conflict serializable schedules of the above schedule S? तो हमें यहाँ पे conflict serializable schedules बताने, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे दो जो operations है या जो schedules है वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट जब करते हैं, जब उसमें हमारे पास में वो इससे डिफरेंट डेटाबेस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन हमारा डिफरेंट डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, हमारा जो दो डेटाबेस है वो सेम ही डेटा वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो और एक भी अगर हमारे पास में राइट ऑपरेशन हो जाता है तो हमारा वो क्या करता है, वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करता है। तो यहाँ पे हम पहले नोट्स बना लेते तो R1 और W3, तो ये दोनों तो कन्फ्लिक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कन्फ्लिक्ट बन गया। तो पहला हमारे पास में क्या एज बनी, R1 से W1, मतलब T1 से W3, यहाँ पे 3 है सॉरी, हाँ, तो T1 से T3 हमारा एक एज बन गई। तो T1 से T3 वन स्टेज फॉर्म हो गई। अब सेकेंड एज देखो हमारी W3 एंड R5, तो T3 तो हमारे पास में, तो T3 से T5 हमारे पास में एक और एज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 4 की एक एज बन गई, तो ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 4 की एक एज बन गई। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन 4 एंड ट्रांजैक्शन 5, और ट्रांजैक्शन 4 एंड ट्रांजैक्शन 5 की भी एक हमारे पास में क्या बन जाएगी, एक एज बन जाएगी, बट वो हमारे पास में ट्रांजैक्शन 4 एंड 5 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें उसको बनाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज हमारे पास में ट्रांजैक्शन 5 एंड ट्रांजैक्शन 4, तो ट्रांजैक्शन 5 एंड ट्रांजैक्शन 4 के हमारे पास में एक जो है वो एज फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें से मैंने क्या करना है, मेरे को देखना है कि हमारे ए में कौन से जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बी में कौन से कर रहे हैं, सी में कौन से कर रहे हैं। तो उसमें आप चेक करो, तो ए में मेरे पास में जो कन्फ्लिक्टिंग एजेस आ रही है वो आ रही है T1, T3 एंड T4। बी में मेरे पास में जो कन्फ्लिक्टिंग एजेस आ रही है वो आ रही है T3 टू T5। सी में मेरे पास में जो कन्फ्लिक्टिंग एजेस आ रही है वो आ रही है T1 से T4। एंड डी में जो मेरे पास में कन्फ्लिक्टिंग एजेस आ रही है कि ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रही है, वो मेरे पास में आ रही है, यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड जस्ट, ओके। तो यहाँ से मेरे पास में डी से जो कन्फ्लिक्टिंग एजेस आ रही है वो आ रही है T5 से
254। तो ये सारी हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही है। तो अगर एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही है, मैं चेक करती हूँ कि क्या यहाँ पे हमारा ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है वो एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड होगी, लिंकेड स्टाइल में या कैसे भी स्टाइल में आप करो, बट ये ग्राफ फॉर्म नहीं करी है। अगर ग्राफ फॉर्म नहीं करी तो यहाँ पे हमारे जो स्केड्यूल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है ही। अब उसने बोला है हमारे पास में पॉसिबल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स। तो हमारे पास में पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट जो सीरियलाइजेबल स्केड्यूल होता है उसमें एक रूल होता है जिसमें हम एक टॉपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का यूज करते हैं। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता है कि ऑर्डर क्या हो रहा है उस पर जो भी हमने ये एजेस बनाई है उसको ऑर्डर क्या बन रहा है, मतलब ऑर्डर क्या होता है टॉपोलॉजिकल ऑर्डर। मैं आपको बता देती हूँ टॉपोलॉजिकल सॉर्ट काम करते हैं कि कौन सा हमारा पहले ऐसा ट्रांजैक्शन है जो रोक लगा रहा है। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन 1 है वो सबसे पहले हमारा रोक लगा रहा है ट्रांजैक्शन 3 पे कि ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन 3 के बाद में हमारा जो ट्रांजैक्शन 3 है वो रोक लगा रहा है कि ट्रांजैक्शन 3 एंड ट्रांजैक्शन 4 एक दूसरे को रोक रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन 1 के बाद में हमारा ट्रांजैक्शन 3 आ गया। अब ट्रांजैक्शन 3 हमारा ट्रांजैक्शन 5 को कर रहा है एंड ट्रांजैक्शन 5 हमारा ट्रांजैक्शन 4 को कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन 3 हमारे ट्रांजैक्शन 5 को कर रहा है, ट्रांजैक्शन 5 हमारा किसको कर रहा है, ट्रांजैक्शन 4 को। तो ये हमारे पास में एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ गया। टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स में आप इसको काउंट कर लो तो टोटल स्केड्यूल्स हमारे पास में हो जाएंगे जितने भी हमारे पास में इतने 1 2 3 4 है। तो टोटल स्केड्यूल्स विल बी, इसमें हमारे पास में टोटल 4 ट्रांजैक्शन है प्लस उसमें 1 ऐड हमेशा करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो आपको बस पहले ये चेक करना है कि हमारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस किस किस में हो रहे हैं। वो सारे ऑपरेशंस आपको ऐसे करके लिखना है। ये मैंने अभी इसलिए फटाफट बताया क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में करा हुआ है, इसलिए ठीक है। Next question is consider a block nested loop join for two relations instructor and department assuming the worst case memory availability and instructor as the outer relation. The provided details are as follows कि total number of block transfers हमें 10,500 हमें दे रखा है। total number of seeks requires हमारे पास में 500 and total number of blocks in the outer relation हमारे पास में 250 है। it is asking what is the number of blocks in the inner relations। तो पहले ये जानते हैं कि हमारी इन ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन में हमारे पास में होता क्या है। तो ये क्या करता है, ये हमारे आउटर रिलेशन को रीड करवाता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, मतलब 1 बाय 1 उसको रीड करवाते हैं या वो चंक्स में भी करवा सकता है। एंड हर एक ब्लॉक के लिए, आउटर रिलेशन के हर एक ब्लॉक के लिए वो क्या करता है, सारे ब्लॉक इनर रिलेशन के जो भी ब्लॉक्स होते हैं ना उसको स्कैन में करवाता है। तो वो होता है हमारा ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्स्ट केस मेमोरी, तो वर्स्ट केस मेमोरी का क्या मतलब होता है ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन में, तो मतलब कि एक ही ब्लॉक आएगा आउटर रिलेशन का जो कि हमारी मेमोरी में रह सकता है। मतलब मैं एक एक करके उस ब्लॉक को, आउटर रिलेशन का सिर्फ मैं एक ही ब्लॉक डालूंगी जो कि मेरी मेमोरी में एट ए टाइम पे रह सकता है, वो बाहर जाएगा तभी हमारे पास में जो दूसरा ब्लॉक है आउटर रिलेशन का वो हमारे पास में आएगा। अब यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्स दे रखे हैं, सीक टाइम दे रखा है एंड मेरे पास में आउटर रिलेशन भी दे सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेरे पास में कितने। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन एन इनर रिलेशन। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द टोटल ब्लॉक ट्रांसफर, तो टोटल ब्लॉक ट्रांसफर हमारे ये किस में है, एकदम वर्स्ट केस टाइम का मैं आपको बता रही हूँ। तो टोटल ब्लॉक ट्रांसफर इज इक्वल्स टू कितने नंबर हमारे पास में आउटर बॉक्स में ब्लॉक में कितने ट्रांसफर्स हुए हैं वो, प्लस ब्लॉक आउटर प्लस ब्लॉक नहीं इनटू ब्लॉक इनर होगा हमारा ब्लॉक इनर। तो आप इससे भी निकाल सकते हो। एक आपके पास में जो सीक का फॉर्मूला होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ वर्स्ट केस के लिए। तो सीक फॉर्मूला भी आप ये यहाँ देख लीजिए कि हमारे पास में कितने ब्लॉक्स है 1 प्लस ब्लॉक्स इन आउटर प्लस ब्लॉक ऑफ आउटर इंटू 1। तो यहाँ से तो हम ब्लॉक्स ऑफ इनर नहीं निकाल सकते, तो हम टोटल ब्लॉक ट्रांसफर से क्या निकालेंगे, ब्लॉक ऑफ इनर की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास में टोटल कितने ब्लॉक्स है इनर सेक्शन में। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 250 प्लस 250 इंटू ब्लॉक ऑफ इनर इज इक्वल्स टू, हमें टोटल ब्लॉक ट्रांसफर दे रखा था 10,500। तो 10,500 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 250 इंटू ब्लॉक ऑफ इनर is equals to 10,500
-250, ये बार बार मेरे से 1000 ही निकल रहा है, आई डोंट नो वाई। तो ब्लॉक ऑफ इनर के हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 41। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट, ये भी एक क्वेश्चन आप इसके मान सकते हो, और हमेशा आपको वर्स्ट केस टाइम में वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेट नंबर 1 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर पहले लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सेट नंबर 1 है वो फिनिश होता है। यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चंस है ये वापस से इंस्ट्रक्टर टेबल्स एंड वैल्यूज से आपको बतानी कौन सी डिस्प्ले होगी वैल्यूज। और बाकी कल मैं आपके ट्राई करूँगी कि मैं पीडीएसए का भी एक सेट आपको प्रोवाइड करवा दूँ, एंड अगर टाइम बचेगा तो मैं डीबीएमएस का एक और सेट प्रोवाइड करवाऊँगी। ऑल द बेस्ट, बाय।